हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करवाऊंगी। इतिहास क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत का जो अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि वर्तमान में तो हम चल ही रहे हैं, में वर्तमान के पीछे जो जो घटना हुए हैं सब इतिहास के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सभी इतिहास में ही हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। नेक्स्ट, आपका इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या क्या है? कौन कौन स्रोत से हम इतिहास के बारे में जानते हैं? साहित्यिक स्रोत को इतिहास का स्रोत में सबसे पहला आ जाएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो आ जाएगा धार्मिक साहित्य, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में तीन भागों में बांट देंगे धार्मिक साहित्य को: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौन सब आ जाएगा? वेद आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। ये सभी ब्राह्मण साहित्य में आ जाएगा। बौद्ध साहित्य में क्या आ जाएगा? त्रिपिटक आ जाएगा, दीपवंश आ जाएगा और महावंश, दिव्यदान, जातक कथाएं, ये सभी बौद्ध साहित्य में आ जाएंगे। जैन साहित्य में क्या आएंगे? भद्रबाहु चरित्र, महावीर का चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी जैन साहित्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। कोटिल का अर्थशास्त्र आ जाएंगे, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षक, कल्हन की राजतरंगिणी, संगम साहित्य, कालिदास के ग्रंथ, वार्ण भट्ट का हर्षचरित, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में किसका किसका विवरण आ जाएगा? मेगास्थनीज का विवरण, फाहियान का विवरण, व्यांसांग का विवरण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख आ जाएगा, इसमें सिक्के आ जाएंगे, मृतभांड आ जाएगा, महल स्मारक आ जाएगा, मूर्तियाँ आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है खुदाई। खुदाई में जो सब स्रोत प्राप्त हुए हैं वो सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्का भी प्राप्त हुआ है, कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुआ है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो डिटेल से बताऊंगी मैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे आगे। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या है? ये धार्मिक साहित्य पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। इसमें तथ्यों को जो बढ़ा चढ़ाकर करने की प्रवृत्ति भी शामिल होता है। एक तरीका से कहा जाए, दरबारी लेखक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले कवि हर्षवर्धन के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा है कि वह जीवन पुलकेशिन, जब वह पुलकेशिन से लड़ने के लिए जा रहा था तो पृथ्वी कांप रहा था, आकाश पाताल एक हो रहा था। ये कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले कवि बोले हैं, ऐसा लिखे हैं वो। नेक्स्ट है, इनमें तिथि क्रम का अभाव होता है। इसमें लेखक परवर्ती काल में लिखे गए साहित्य में पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख छोड़ सकता है और अपने समय की कुछ घटनाओं को पहले के काल का बता सकता है। जैसे कि कुछ लेखक ने कहा है कि मेगास्थनीज के काल में अकाल नहीं पड़ता था, तो कुछ ने कहा है कि जब मेगास्थनीज के काल में जब अकाल पड़ता था तो मेगास्थनीज खुद हेल्प करते थे। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीयता की भावना से युक्त होकर लिखे गए साहित्य में त्रुटियां हो सकती है। जैसे कि रामायण के अंतर्गत जो रामकला का वर्णन है, जिस अयोध्या नगरी की बात है, उसमें त्रुटियां हो सकती है। नेक्स्ट आपका हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत का महत्व। इनसे तिथि कालखंड का पता चलता है, मतलब धातुओं का परीक्षण से यह बात का पता चलता है कि धातु कितने वर्ष पुराना है। जैसे कि कोटेशम पद्धति में पत्थरों का पिछले सालों का अनुमान लगाते थे। इससे यह पता चलता है कि उस टाइम का धातु को गलाने की प्रवृत्ति कैसी थी। इससे घटनाओं की प्रामाणिकता का पता चलता है। जैसे कहा गया है कि हर्षवर्धन बहुत दानी था, उसके काल में प्रजा को बहुत से सारे सिक्के बांटे गए थे, लेकिन पता चला खुदाई जब हुआ तो उसमें कोई सिक्का नहीं मिला। कहा जा रहा है, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुषाणों के काल में भारत का व्यापार भारत के पक्ष में था। इसका मतलब व्यापार के माध्यम से बहुमूल्य धातु लाते थे।
गुप्त काल में कहते हैं कि व्यापार वाणिज्य में कमी नजर आती है। कहते हैं कि सिक्के का 80% चांदी का मात्रा थी। आगे नजर आता है कि चांदी में 22% सिक्के का शुद्धता पाया जाता है। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य में गड़बड़ी थी। इससे फेरबदल की भावना नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रात के कंबल ओढ़कर गया, कुछ लिख दिया कंबल पर खुदाई में ऐसा कोई भी लेख प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर लिखा हुआ लेख सत्यता के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास का विभाजन लेखन प्रणाली के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन प्रणाली नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई, जैसे कि हड़प्पा काल यानी हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल 600 BC 600 ईसा पूर्व। महाजनपद काल, बौद्ध का काल। इस काल में लिपि या लेखन प्रणाली का विकास हुआ। ऐतिहासिक काल में विकास हुआ लिपि का। ठीक है। अब देखते हैं आधे ऐतिहासिक काल में लिपि तो नहीं थी किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन इस तरह से किया कि परवर्ती काल या बाद के काल के लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए जैसे कि वैदिक काल में पढ़ा जाने लग गया। जब खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जैसे ताम्रपाषाण काल में खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। कब हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना करके लाती हूँ और आगे लाती रहूँगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।